जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नए पैटर्न पर आधारित 5 विकल्पों के साथ रुक्मणी प्लेटफॉर्म का न्यू बुक वॉल्यूम 2 लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा हाल ही में ओएमआर शीट जारी किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न के विकल्पों की संख्या आपको 5 होने वाली है। तो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस पुस्तक में। और ये मेरा जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये प्रैक्टिस सेट मेरा 2 होगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 कवर करवा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं, वीडियो जाकर अवश्य देख ले। फुल कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्न का मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पुस्तक में आपको प्रैक्टिस सेट 2 में आपको सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है बुक में। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे को बस क्वेश्चन से मतलब है, बुक में आपका क्या सॉल्यूशन दिया गया है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, डिस्कशन देता हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए वही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं सारा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हुए मैं आपको पूरा कंसेप्ट देता हूं और डिस्कशन कराता हूं, ताकि आप एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आपसे कन्फ्यूजन में गलती होता है उसको आप सही कर सको। देखो मेरे दोस्त, ये आपके बीपीएससी शिक्षक के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ ही साथ जिसका 69वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, और आपके आगामी दरोगा एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मैं सारे बिंदुओं को देखते हुए डिस्कशन करवाता हूं, ताकि आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका टेस्ट सीरीज 2 दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में देखो मेरे दोस्त, 40 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपको मैथ और रीजनिंग का दिया गया है। देखिए आपके एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस 40 मैथ और रीजनिंग में कम से कम आप कोशिश कीजिए 30 नंबर लाने का। अगर 25 भी आपसे अगर ला पा रहे हैं 40 नंबर में, तो आपका स्कोर ठीक ठाक होने वाला है। तो आप लोग मैथ आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं मैथ सोल्व करूँगा, रीजनिंग सोल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम 40 नंबर में 30 या 25 नंबर लाने के लिए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप रीजनिंग जीके जीएस शुरू करेंगे। अभी हम जीके और जीएस को कवर करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 41 नंबर से आपका जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, जिसको मैं पूरे कंसेप्ट के साथ फुल डिस्कशन करवाता हूं। ठीक है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन कोई भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है, और सॉल्यूशन बुक में दिया हो या ना दिया हो, मेरे को उससे मतलब नहीं होता है। मैं खुद का सॉल्यूशन करवाता हूं और खुद मैं कंसेप्ट देता हूं, ताकि आप एग्जाम हॉल में प्रश्न सही, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर सके। तो आते हम क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए आपसे प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है कि जब भारत परिषद अधिनियम बना था 1909 में, आप पढ़े होंगे कि 1909 में भारत परिषद अधिनियम बना था, जिसमें से कहा गया था कि गवर्नर को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने के लिए अनुमति दिया गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो ये जो पारित किया गया था आपको भारत परिषद अधिनियम में, तो प्रथम भारतीय को किसको नामित किया गया था, तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नामित किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लेकिन हो जाता है खेला। देखो होता है क्या है मेरे दोस्त, आपको 13, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब में। ये में भी सबको पता होगा, जनरल डायर की अगुवाई में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, तो उसी में आपको ये के शंकरन नायर नाम सुने होंगे, के शंकरन नायर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी जो भी डिस्कशन कराता हूँ, कंसेप्ट देता हूँ, प्रीवियस ईयर को देखते हुए और मैं कोरिलेट करके आपको बताता हूँ, ताकि चीज़ों आप याद रखें। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को के शंकरन नायर भी इसके सदस्य थे, आपको कार्यकारिणी सभा के। तो इसमें क्या होता है, जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर की अगुवाई में जलियांवाला कांड होता है, तो उसी में ये आपको
कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। तो कौन इस्तीफा देते हैं? तो के शंकरन नायर के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि आपको कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये के शंकरन नायर थे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप दोनों याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, के बाद भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित करके भेज दिया गया था? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन देखो बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है? बहादुर शाह जफर होता है। बहादुर शाह जफर जो होता है एक नंबर आपका देश प्रेमी होता है और ये अपने देश को महबूबा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखो पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, महबूबा। तो ये जो थे आपको बहादुर शाह जफर जो थे अपने देश को महबूबा के जैसा प्यार करते थे। एक्चुअल में हुआ था क्या ना, अंतिम समय में ये आपको जो इनका पता है, आपको बहुत बूढ़ा हो गए थे, 80 साल के एज में ये लड़ रहे थे 1857 के क्रांति में, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह थे ये। तो अंतिम समय में क्या होता है, ये हुमायूं के मकबरे में ये छुपा हुआ रहता है, ठीक है। कहाँ पे रहता हुआ? हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ रहता है। इसको जाता है भैया हडसन पकड़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हडसन इसको पकड़ने के लिए जाता है। तो हडसन जब जाता है वहाँ पे हुमायूं के मकबरे में, तो इसका हालत को देखते हुए हडसन इस पर शायरी पेश करता है, ठीक है। और आपको पता है, बताऊँगा मैं आगे, कि आपको ये बहादुर शाह जफर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शायर थे। तो ये हडसन इसको जब पकड़ता है तो इस शायरी के साथ नुमाइश करता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगे जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया था? हडसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जफर भी आपको मैं बताता हूँ, जफर इस पर उल्टा जवाब देता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन जो मैं बोला हूँ, शायरी जो बोला हूँ, ये शायरी दोनों के द्वारा दिया गया था और ये एग्जाम में पूछा भी है। तो इस शायरी को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक्चुअल में होता है क्या कि यहीं पर आपको इनको पकड़ लिया जाता है, हुमायूं के मकबरे में ही पकड़ लिया जाता है। कौन इसको पकड़ता है? हडसन इसको पकड़ता है। तो इनका जो गिरफ्तारी हो जाता है आपको 8 सितंबर 1857 को ये गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार करके इनको 7 नवंबर को, देखो 7 नवंबर 1862 को इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? बर्मा में। तो ये क्वेश्चन देखो, दोनों अपडेट याद रखना, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम मुगल बादशाह को निर्वासित होकर कहाँ ले जाता है? तो इनको बर्मा यानी रंगून में ले जाता है और उनका मृत्यु आगे चलकर 7 नवंबर 1862 को इनका मृत्यु हो जाता है। 1857 से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर कौन होता है? तो गवर्नर आपको पता है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर होता है। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्डन होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब नरसंहार होता है 1857 क्रांति का, तो उसमें एक आयोग का गठन किया जाता है, जो कि आपको पील आयोग का गठन किया जाता है। पील आयोग का गठन किया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था आपको फर्स्ट टेस्ट सीरीज में, उसमें मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल आपको बता रखा था। तो यहाँ पे अपने बहादुर शाह जफर को आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा। आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड मैड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आपको पता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने गए थे, किस वर्ष अध्यक्ष बने थे? तो आप लोग याद रखना, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। एक बने थे 1886 में, 1906 में और 1893 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब देखो भाई ये आपको कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एनआईसी से आपसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखो इस समय जो गवर्नर जनरल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन था? तो ये आपका गवर्नर कौन होता है? तो गवर्नर आपको लॉर्ड इरविन होता है। ये लॉर्ड इरविन को जरूर याद रखिए। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है।
इसके प्रथम अध्यक्ष जो अभी कल परसों एग्जाम हुआ था बिहार एक्साइज दरोगा का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रथम अध्यक्ष जो होता है WC बनर्जी होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आप बढ़ते हैं आगे, और इससे पूछा जाता है आपको प्रथम मुस्लिम, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष होता है कौन होता है आपको, तो बदरुद्दीन तैयब जी होता है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी को भी याद रखें, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम में कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो होता है जॉर्ज यूले होता है। इसको बाद में आपको पता है अंडमान निकोबार में एक पठान के द्वारा इसको चाकू भोंक दिया जाता है और इसका मृत्यु हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन एगो और पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होता है। प्रथम महिला पूछ रहा है आपसे, तो प्रथम महिला जो होता है आपको एनी बेसेंट होता है। कौन होता है, एनी बेसेंट होता है। एक क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था भाई, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी आपको सरोजनी नायडू थी। तो इसको भी आप लोग याद रखें। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो सबसे युवा अध्यक्ष जो मेरे दोस्त मौलाना कलाम आजाद था। तो ये सारे कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको सारे फैक्ट को आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के दौरान निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था। हाँ, 3 वर्ष के लिए इनको जेल हो गया था, जिनको इनको बर्मा भेज दिया गया था। ये 1924-25 में ये दिया गया था। अब देखो सुभाष चंद्र से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र से कहता आप लोग नारा सुने होंगे, अब बोलेंगे नारा क्यों बता रहे हो सर, ये तो हमको पता ही होता है। नहीं पता है तुमको, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, नारा ये सबको पता है, लेकिन ये नारा कहाँ दिया गया था आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये नारा जो मेरे दोस्त आपको बर्मा में दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखें कि ठीक है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कहाँ दिया गया था, तो ये आपको बर्मा में दिया गया था। एक क्वेश्चन और घुमाता है, कहता है दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा ये भी आपको पता होगा कि आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, लेकिन कहाँ दिया गया था, तो ये सिंगापुर में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सिंगापुर में दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा नंबर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो को जो शुरुआत किया गया था, आज़ाद हिंद रेडियो के जो शुरुआत किया गया था, शुरू किया गया था, तो आपको जर्मनी में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं आपको ये बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कितना एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं, तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। ये क्वेश्चन देखो और पूछा जाता है सिंगापुर से। सिंगापुर से क्वेश्चन ये था ना कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ किया गया था। ये हाल फिलहाल आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो शुरुआत किया गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में ही आपको शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन घुमाता है आपको कि आपको सुभाष चंद्र बोस जो थे आपको किसके राजनीतिक गुरु थे, तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो होते हैं आपको किसके गुरु थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कौन, देश बंधु चित्तरंजन दास। देखो देश बंधु दिन बंधु में अंतर है, गलती मत कर देना एग्जाम में। आपको देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को और दिन बंधु बोला जाता है CF एंड्रूज को। तो ये जो आपको देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे ये आपको सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो क्वेश्चन देखो बहुत सारा है, आप लोग इतना याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देखो राजनीतिक गुरु ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमाएगा, मैं बार बोल रहा हूँ जो मैं डिस्कशन कराता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम्हारा बुक में क्या दिया रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। देखो महात्मा गांधी के निम्न में से अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। लेकिन ये राजनीतिक गुरु अगर वही पूछ दे धार्मिक गुरु तो फिर क्या मारोगे, आपका आंसर इसको कमेंट में आप लोग बताना, मैं इसको छोड़ता हूँ। अब देखो महात्मा गांधी के द्वारा आपको बहुत सारा पुस्तक लिखा गया है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो पुस्तक याद रखना, ये कल परसों जो एग्जाम हुआ था बिहार एक्साइज में पूछा भी था आपको, हिंद स्वराज पुस्तक है ना, हिंद स्वराज आपके एग्जाम में आया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन और पूछता है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया भी जो पुस्तक है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। नवजीवन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, नवजीवन पुस्तक के लेखक भी आपको महात्मा गांधी है। एक और पूछता है
हरिजन का भी आपका जो लेखक है वो भी महात्मा गांधी है। एक आप लोग याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन भी जो लिखा गया है आपको महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी मेरे दोस्त आप लोग याद रखना। महात्मा गांधी का एक और क्वेश्चन और पूछता है आपका, जो उनका आत्मकथा था द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी आपको जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है उनके द्वारा ही लिखा गया। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन में देखो रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? गीतांजलि के दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए, आपका अगर शादी ब्याह हुआ है तो आप लोग जाइए माउंट आबू घूमिए, बहुत ही अच्छा जगह है ये, ठीक है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, तो कौन सा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये? तो आपको पता है ये अरावली में स्थित है। और अरावली कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? तो ये आपको राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगा। खास करके आप अगर मध्य प्रदेश के एरिया में जाते हैं तो आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए 47 क्वेश्चन है आपको कि जिब्राल्टर संधि किसको जोड़ता है? देखो जिब्राल्टर संधि जो है मेरे दोस्त आपको ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये स्वेज नहर को जोड़ता है। इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो सौर शक्ति केंद्र है आपको ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, भदला में, ठीक है। ये भदला एक जगह है, ठीक है, आप लोग देख लेना कहाँ पे ये पड़ता है। भदला में भी गुजरात या राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लेना। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये देखो टिहरी बांध बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो टिहरी बांध जो है आपको ये भागीरथी नदी में बना हुआ है। और टिहरी जो है आपको पता है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा ये टिहरी बांध परियोजना। देखो बहुत सा बांध परियोजना है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक देखो सरदार सरोवर को जो आप लोग जरूर याद रखना। सरदार सरोवर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सरदार सरोवर जो है आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगा। और ये कहाँ है? तो आपको ये गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ये को याद रखना, शिव समुद्रम बहुत बार ये भी पूछा गया है। शिव समुद्रम जो मैं प्रीवियस ईयर ही मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है ये कावेरी नदी पे स्थित है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको हीराकुंड, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको महानदी पे देखने को मिलेगा। और महानदी कहाँ बहती है? तो सबको पता है ये उड़ीसा में बहती है। तो ये 3-4 है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। टिहरी में बता ही दिया हूँ, भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। एक वो इदुत्की परियोजना, ये भी कई बार आपके एसएससी इसको पूछा है, ठीक है। इदुत्की परियोजना जो है मेरे दोस्त आपको ये पेरियार नदी पर देखने को मिलता है। कौन नदी पर? पेरियार नदी पर, जो कि कहाँ है? ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। तो ये जो 4-5 जो मैं बताऊँ ये एग्जाम में आपको बार बार आता है, इसलिए मैं आपसे बता दे रहा हूँ। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपका जो पश्चिमी घाट का जो एरिया है ना, बिल्कुल ये आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से बिल्कुल आपका ये ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको जनार्दन प्रसाद को ये नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार मैप से आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए बिहार मैप से पूछा जा रहा है कि बिहार के मानचित्र के स्थान 1 और 2 में क्या दिया गया है? तो स्थान के मानचित्र पर हम चर्चा करेंगे बिहार के मानचित्र पर। तो मानचित्र आप लोग देख लीजिएगा, इसके मानचित्र में आपको क्या दर्शाया गया है उसके अनुसार जो आपका आंसर जो होगा इसमें मेरे दोस्त, ये आपको लौरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप दिखाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? आपको जो पूर्वी चंपारण गढ़ में आपको देखने को मिलता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप होगा। आप बिहार मैप को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बिहार मैप से भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया था? बहुत चर्चा में रहा था ये देश, ठीक है, जिसपे नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया गया था। तो ये जनमत संग्रह जो करवाया गया था मेरे दोस्त, आपको उज्बेकिस्तान पे करवाया गया था। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो ये जो इस बार किया गया है आपको कि कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, करंट अफेयर है, कह रहा है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? ये क्वेश्चन देखो चर्चा में रहा था, तो ये आपको ईरान बना है। 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था? बहुत चर्चा में रहा था ये, ठीक है। तो ये आपको हाल ही फिलहाल में ये फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया और ये फ्रांस का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसके साथ मोदी जी को 4-5 अवार्ड मिल रखा है, सम्मानित किया गया है, तो उसको भी आप लोग याद रखें। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा, तो ये बहुत आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले भी भारत के प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब तक किसी प्रधानमंत्री को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं मिला था, तो ये क्वेश्चन अपने आप में खास हो जाता है। देखो साथ ही साथ ना बहुत सारे जो सम्मान था इस बार मोदी जी को मिला गया है। एक पापुआ न्यू गिनी, अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि पापुआ न्यू गिनी के द्वारा भी एक सम्मान दिया गया था मोदी जी को। वो जो सम्मान था आपको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लेग वही दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो ही जो दिया गया था, ये आपको मई 2023 में दिया गया था और ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। एक देखो फिजी के भी द्वारा दिया गया था, अभी जो हाल फिलहाल फिजी दौरे पे गए थे ना मोदी जी, तो फिजी दौरे पे भी गए थे, तो उनको भी एक अवार्ड दिया गया था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ठीक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी अवार्ड भी आपको फिजी सरकार के द्वारा दिया गया था आपको मोदी जी को। एक मिस्र में भी दिया गया था, जो मिस्र के दौरे पे गए थे हाल फिलहाल ये, तो मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है आपको मिस्र के द्वारा। तो ये आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है, ये 4-5 चीज मैं बताया हूं ना, इसको आप लोग जरूर याद रख ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है मेरे दोस्त आपको ये 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया गया है? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा वर्ष 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता करने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो जैन धर्म जो होता था उसके द्वारा कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आगम शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये प्रथम अफीम जो होता है आपको 1839 से 1842 में लड़ा गया था और ये चीन और आपको ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित यानी धूसर यानी मृदभांड काल के रूप में भी जाना जाता है? PGW फेज के नाम से जाना जाता है, यानी चित्रित होगा, धूसर होगा, मृदभांड काल के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको उत्तर वैदिक काल को आपको धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? कई बार तो क्वेश्चन यही सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपके शिवाजी थे। तो शिवाजी का जो मृत्यु होता है मेरे दोस्त, आपको ये आपका 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो जाता है, उनको विष पिला दिया जाता है और मृत्यु हो जाता है। डेट भी याद रखना, कई बार डेट भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 मई 1680 को शिवाजी का मृत्यु हो जाता है। अब देखो शिवाजी से ना 4-5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो शिवाजी को जन्म होता है 1627 में होता है, शिवनेर के किला में होता है, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। शिवाजी का जन्म आपका कब होता है? तो 1627 में होता है, शिवनेर के किले में होता है, ठीक है। देखिए शिवाजी के गुरु का एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ये कि शिवाजी के गुरु का नाम कौन था, क्या था? तो शिवाजी के जो आपका था राजनीतिक गुरु जो होता है इनको कोंडदेव होता है। कौन होता है? कोंडदेव।
तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी बहुत बार पूछा है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु आपका कोंडदेव होता है, लेकिन आपसे आध्यात्मिक पूछा जाता है आपसे कई बार, तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं इनके वो होते हैं आपको रामदास होते हैं। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो इससे पूछा जाता है, शिवाजी से क्या पूछा जाता है, शिवाजी से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि इसने सूरत को कब लूटा था। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। एक तो आपको 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था, पहले लूट शिवाजी 1664 में लूटे थे, ठीक है। और एक देखो फिर बाद में पुरंदर की संधि होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1665 डेट याद रखना, 1665 में पुरंदर की संधि हो जाता है। तो आप लोग इतना याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में क्या दिया रहा है, मेरे को बुक से कोई मतलब नहीं होता है, मेरे को बस क्वेश्चन से मतलब होता है। और वैसे ही पार्ट 2 में जो दिया गया है प्रैक्टिस सेट 2 में ऑलरेडी उसमें सोल्यूशन नहीं दिया गया है। तो आप जो मैं बताता हूँ, मैं कैसे कोरिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आप भी अपने एग्जाम हॉल में चीज़ों को कोरिलेट करके रखिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जो आपका ऑप्शन जो लगाते हैं ना, वहाँ पे आपका गलती नहीं हो। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। तो आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर जाओगे, क्योंकि भैया देखो 5 ऑप्शन है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहोगे तो भैया आप गलती करोगे। तो इसीलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से निर्देश में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। देखिए अकबर के काल में ना, जैसे शिवाजी के काल में था, आपको विजयनगर साम्राज्य के काल में था, तो ऐसे अकबर के काल में भी 9 रत्न था। 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था पता है आपको? अब्दुल फजल था, फैजी था, तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, मुल्ला दा प्याजा था, राम मान सिंह था। तो ये सब सारे जो थे आपको अकबर के 9 रत्नों में सुशोभित करते थे। तो उसी से क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशक में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आपका ई आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो अकबर के समय में जो महाभारत का जो अनुवाद फारसी में किया गया था ना, वो आपको किया गया था फैजी और अब्दुल कादिर बदायनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कारी बदायनी के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी बदायनी के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान पर निर्धारित किया गया था? तो ऐसा किस में किया गया था? तो ऐसा रैयतबाड़ी व्यवस्था में किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त से ये क्वेश्चन कई बार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। अस्थाई बंदोबस्त जो होता है मेरे दोस्त 1793, आप लोग याद रखना, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ये कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया गया था आत्माराम पांडुरांग के द्वारा किया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में सब जानते हैं, वो घटना भी आपको शिकागो सम्मेलन वाला कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो शिकागो सम्मेलन आपको कब हुआ था? 1893 में शिकागो सम्मेलन होता है, जिसमें से आपको कई महीनों तक शिकागो सम्मेलन चलता है। इनके द्वारा शून्य पे जो भाषण दिया जाता है वो अद्वितीय होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। साथ ही साथ देखो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है देव समाज वाला, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा आपको देव समाज की स्थापना होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, शिवाजी के मंत्री परिषद, मैं बता रखा हूँ कि आपको शिवाजी के समय भी अष्टप्रधान था, तो उसमें से विदेश मंत्री जो दिया गया है पद, उसको क्या बोला जाता था? तो विदेश मंत्री को आपको पता है, उसको सुमंत बोला जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक देखो घटना और होता है, मैं तो आपको शिवाजी के बारे में पूरा डिटेल बता ही दिया हूँ अभी, लेकिन एक चीज़ और मुझे याद आ गया। 1666 की घटना, जब शिवाजी को औरंगजेब कैद करके रख दिया जाता है, तो आपको औरंगजेब को इसको गोली देकर निकल जाता है, यानी उसको कैद खाने से शिवाजी भागने में सफल हो जाते हैं। तो ये भी डेट कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1666 में आगरा में जो औरंगजेब जो शिवाजी को कैद किया था उससे निकलने में सफल हो जाते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आमत्य जो होता था, आपको पढ़े होंगे मौर्य काल में जो आमत्य घोषित किया गया था, तो आमत्य मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर स्थित है। तो मैं आपको अभी जस्ट ही बताया था कि नर्मदा नदी पर आपको कौन सा देखने को मिलता है। तो नर्मदा नदी पर आपको सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलता है। आपको नर्मदा नदी पे, यह नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना पे ये कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको ये गुजरात में देखने को मिलता है। अभी तो मैं बताया था तुरंत यार, ठीक है, गुजरात। ये मेटूर परियोजना भी कई बार आपको एग्जाम में पूछता है। तो मेटूर परियोजना जो है आपको ये कावेरी नदी में देखने को मिलता है, ठीक है, कावेरी नदी में मिलता है। और ये मेटूर जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। एक रिहंद परियोजना है, इसको भी एसएससी कई बार पूछा है, रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना जो है मेरे दोस्त आपको ये रिहंद नदी पर ही है और ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारी दोआब। कई बार क्वेश्चन तो सीधा यही पूछा कि दोआब होता क्या। तो दोआब जो होता है ना, दो नदियों के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा सेट किया है, बारी दोआब के बीच में स्थित है। तो बारी दोआब जो है आपको ब्यास और रावी नदी के बीच में आपको स्थित देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है। गोदावरी डेल्टा नाम ही से आपको पता चल रहा है, गोदावरी डेल्टा आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कई बार आपको एग्जाम में पूछता है। सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थल है मेरे दोस्त, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, कैलाश पर्वत के चोमयांग उन गुंडम से ये निकलता है। तो आप लोग इसको याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ये कैलाश श्रेणी से यह बिल्कुल निकलता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च उच्च चोटी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो मेरे दोस्त जो है आपका डोडा बेटा जो है आपको नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार के मामले में जो कौन सा अनुसूची आता है आपका, तो आपको राज्य सूची के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। करा लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव के मतदान देने के लिए मताधिकार की आयु 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस कौन सा संविधान संशोधन में ऐसा कर दिया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे 61वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था कि आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष में आपको संविधान संशोधन में तहत किया गया था। और हम लोग वोट जो देते हैं अभी 18 वर्ष हो जाता है तो हम लोग जाकर वोट देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख दिया गया है। देखो समानता का जो अधिकार जो आपको दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है समानता का अधिकार। आंसर आपका भी हो जाएगा। 117 याद रखना, कम से कम तो ये 1000 बार पूछा है एग्जाम में। अनुच्छेद 17 का संबंध आपको छुआछूत से है, तो इसको आप लोग याद रखना, छुआछूत से है अनुच्छेद 17 का संबंध। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण पदों की वरीयता क्रम में सबसे उच्च पद पर कौन तैनात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे जो इसमें अगर आपको एनालिसिस करोगे तो सबसे उच्च पद पे जो आपको मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वही सर्वोच्च पद पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा है, नहीं तो वरना तुम लोग सब मारते जीवी मौलंकर, मुझे पता है दोस्त। तो देखिए आपसे उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो उपाध्यक्ष जो होगा आपको मानी भारत प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो था आपको एम.एन. अयंगर थे, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा एम.एन. अयंगर के द्वारा। लेकिन यही क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, ठीक है। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको, तो ये जीवी मावलंकर थे। तो इसका आंसर आपका आंसर तो आपका हो गया, उपाध्यक्ष पूछा है लेकिन जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष था। तो इसको भी आप लोग याद रखना, प्रथम अध्यक्ष को भी आप लोग याद रखना, ज़्यादा एग्जाम में यही आया है, ठीक है। तो आप लोग को जीवी मावलंकर को याद रखना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार में कीमत को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ रहता है।
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो पूर्ण स्पर्धा होता है ना, उसमें आपको बाजार कीमत को नियंत्रण करने के लिए असमर्थ होता है। सेवा क्षेत्र में किसी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होता है। तो सेवा क्षेत्र आपको कौन सा आपको सेक्टर में देखने को मिलता है? ये तो सेवा क्षेत्र आपको तृतीय सेक्टर में देखने को मिलता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति मापी जाती है। देखो मुद्रास्फीति किस में मापी जाती है? तो आपको मुद्रा आपूर्ति की अधिकता को आपको मुद्रास्फीति में मापा जाता है। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योग कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? देखो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस तरह का संविधान कहा जाता है? अब देखो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है। तो औद्योगिक क्रांति में ना आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलेगा, साम्यवादी भी मिलेगा, समाजवादी भी मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी संबंधी नहीं है? देखो सुनामी से आपको रिलेटेड नहीं है, तो जो सुनामी से रिलेटेड नहीं है आपका ये हो जाएगा ना, किसी पर्वत की उच्च चोटी पर होने वाला प्राकृतिक घटना। तो ये तो पर्वत चोटी पे जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये। बाकी ये सब तो महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, सुनामी है, इसके होने वाले कारक भूकंप, ये भी ठीक है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। करा है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1931 में आपको कौन थे? तो आप लोग पढ़े होंगे कराची अधिवेशन। ठीक है दोस्त, कराची अधिवेशन 1931, जिसके आपको अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपको वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला जाता है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है, देश रत्न बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद को। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर सहित भारत की समुद्र तट का लगभग लंबाई कितना है? आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, कितना है ये आपका? तो ये आपको 7517 किलोमीटर है। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अरे भैया कौन क्वेश्चन सेट किया है मेरे राजा? 3 तक पूछता चलता है, एकदम सीधा छठा तक घुमा दिए हो। देखो आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? देखो आप लोग सीरियल नंबर से याद रखना। पहला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रूस है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका कनाडा है। तीसरा तक तो सबको याद होता है। तीसरा जो आपको है चाइना है, चीन है। ठीक है, चौथा जो आपका यूएसए हो जाएगा। ठीक है, और पाँचवा जो आपका ब्राज़ील हो जाएगा, और छठवां जो आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, लो छठा पूछा है तो हम सतवां बता देते हैं। सतवां आपका इंडिया हो जाएगा। लो और पूछो हार्ड, मैं और उसको पूरा डिटेल बता दूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो यार। देखो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी पता होना चाहिए, और सातवां हमारा भारत। तो अब देखो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग ने तो जनसंख्या में आग लगा दिए हैं। चाइना को पछाड़ते हुए हम लोग जनसंख्या में पता है क्या किया? टॉप कर गए हैं एकदम। भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा बात नहीं है, जनसंख्या कम करो, आने वाला अंधकार में जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में हमने चाइना को पछाड़कर हम टॉप पे है, यानी पहला नंबर पे हैं। लेकिन आगे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम कौन सा नंबर पे होंगे? 7वां नंबर पे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आपके क्वेश्चन के अनुसार आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये क्वेश्चन दरोगा में भी आया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, उस समय आपका बिहार का राज्यपाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय जो राज्यपाल था आपको नित्यानंद कानूनगो था आपका बिहार के राज्यपाल। बिहार के मधुबनी जिला, आपको अब अगर आप बिहार घूमने जाते हैं तो मधुबनी पेंटिंग जरूर जाइए, घूमिए जाके। मधुबनी में है आपको मधुबनी पेंटिंग, बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले के शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? ये जो सुखेत मॉडल जो लागू किया गया है आपको, ये लागू किया गया है प्रदूषण से रिलेटेड है। लेकिन मैं बार बार बोलूँ, जब भी मधुबनी घूमने जाना तो वहाँ का मधुबनी पेंटिंग जरूर घूम के आना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डॉक्टर विधान चंद्र राय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कब दिया गया था भारत रत्न?
ठीक है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो ये 1961 में नवाजा गया था इनको। भारत रत्न के जो शुरुआत होता है आप लोग पढ़े होंगे 2 फरवरी 1854 को आपको भारत रत्न का शुरुआत होता है। लेकिन शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार के शान राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, एक बिहार का गौरव भी है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना संबंधित है? कथक हो गया तो आपका कथक कहाँ से हो जाएगा? कथक आपका कथक तो वैसे उड़ीसा का है तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन देखो कुछ और पूछा गया है। ये लखनऊ घराना में भी आता है, बनारस में भी आता है और ये जयपुर घराना में भी आता है। तो आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। कथकली कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। इसको आप लोग जरूर याद रखना, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन और, बिहार की आन बान शान डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये शहनाई वादक है, ठीक है, बहुत फेमस है, सब लोग आप लोग को जानते हैं। ये सब बिहार के एकदम सुकुमार व्यक्ति हैं, इन लोग को सम्मान देना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो कि शहनाई वादक है 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया था? तो अपना बिहार भी किसी से कम नहीं है, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। ये शहनाई वादक है तो इसको भी आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो ये मृत उत्तक जो बना होता है मेरे दोस्त, ये जाइलम का बना होता है। किसका बना होता है? जाइलम। अब देखो आपको ये ना जाइलम और फाइलम बड़ी परेशान करता होगा आपके एग्जाम में, हमेशा पूछता है एसएससी में इसको। तो जाइलम का जो काम होता है ना, जाइलम एक प्रकार का उत्तक होता है, तो जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ तक? यानी जल को पेड़ के जो पत्ती होता है नहीं दोस्त, पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। अब फाइलम क्या करता है? दोनों क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, फाइलम या फ्लोएम जो भी बोलो। फाइलम का काम करता है ना, ये आपको भोजन देने को काम करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहता है, इसको जरूर याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है संबंधी संबंधी के द्वारा ये किया जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है यार। साइंस थोड़ा सा, फिजिक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड डालो यार, ठीक है, खाली बायोलॉजी वाला क्वेश्चन हार्ड करता है, फिजिक्स वाला डालो। 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा कौन सा क्या कहलाता है? तो उसको नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो ऑक्जेलिक एसिड मेरे दोस्त आपको टमाटर में भी देखने को मिलता है और सेव में भी देखने को मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, एक क्वेश्चन देखो यहाँ भी पूछता है, इसमें देखो लैक्टिक एसिड ऐसे पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। दूध से दही जो बनता है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि दूध से जो दही बनने का जो प्रोसीजर है वो कौन सा मेथड के द्वारा किया जाता है? तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्त, ठीक है, इसको भी याद रखना। चींटी में, तो चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी में मेरे दोस्त फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आपके बुक में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं कराएगा, ना तो कोई यूट्यूब वाला कराएगा, ठीक है। तो आप लोग देखा करो वीडियो, बहुत आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। कह रहा है निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ता है? मांसपेशी को भी जोड़ता है और अस्थियों को भी जोड़ता है। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। काहे अधिक होगा ये जानो। देखो आपको जो ये कंडरा और लिगामेंट, आप लोग देखा, आप लोग का जो पैर होता है ना जी, पैर का जो घुटना यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे आपका एक लिगामेंट लगा होता है। कई बार बहुत सारे जो क्रिकेटर होता है या एथलेटिक वाला होता है ना, उसका लिगामेंट टूट जाता है। लिगामेंट जो होता है यहाँ से लिगामेंट जो है ना क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी जोड़ने का काम जो होता है ना, ये मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने का काम लिगामेंट भी करता है। तो इसको भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक होता है कंडरा। कंडरा का जो काम होता है ना, देखो ये कंडरा जो दिया गया ना ऑप्शन में, कंडरा का ऐसे काम है पेशी से हड्डी को जोड़ता है। ये पेशी प्लस हड्डी को जोड़ता है, ठीक है, हड्डी। तो इसको भी आप याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेता है।
देखिए 96 नंबर का किस प्रकार की कोशिका त्वचा बनी होती है, कि मतलब किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बना होता है, तो अधिचर्म कोशिका से ये बना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हाँ, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है, यही वो क्वेश्चन देता है आपके एग्जाम में, बार बार घुमाते रहता है इस क्वेश्चन को। देखो इसका ऑप्शन भी कितना अच्छा दिया है, हीलियम, कार्बन, नियॉन। जिसका केमिस्ट्री अच्छा से नहीं पढ़ा होगा वो जाएगा बोरा में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त हाइड्रोजन होगा। किसी के पास आवर्त सारणी होगा तो देखना बाईं ओर में पहले धातु होगा आपको हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको H से इंडिकेट किया जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। आप देखो आपको केमिस्ट्री के इतिहास में हाइड्रोजन का बहुत बड़का योगदान है। क्या योगदान है? कि सबसे ये हल्का तत्व होता है, तो ये हल्का तत्व तो इसको याद रखना। और ये बहुत कुत्ता कमीना आवारा तत्व होता है। काहे होता है? कि हर किसी के ज़िंदगी में घुस जाता है, ठीक है, तो इसी के लिए इसको आवारा तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवारा तत्व बोला जाता है। तो आप लोग केमिस्ट्री अगर डीप में पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा होगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ कहाँ आतंक मचाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको केमिस्ट्री का आवारा तत्व भी बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। आपको स्थान भी बता दिया गया है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो शुरू से ही होता है, आपको पता है। और ये आपको सबसे हल्का तत्व भी होता है, तो आप लोग इतना कम से कम याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? कितना बार क्वेश्चन पूछोगे यार। प्रकाश जो होता है वर्ष किससे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से आपको क्या मापा जाता है? इसका आंसर आपको तो 1 से अधिक हो जाएगा जी, ठीक है। 1 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। दूरी में मापता है, लंबाइयों मापता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ऐसे मुख्य रूप से दूरी का मात्रक है, लेकिन ऑप्शन में आपको लंबाई भी दे दिया है, तो इसलिए आंसर आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। सबसे पहले प्रकाश के चाल या वेग को किसने नापा जाता था? ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो प्रकाश के चाल को सबसे पहले रोमर बाबा नापा था, तो इस रोमर को भी याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रकाश के चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश के चाल, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हड्डियों में पूछा रहा है कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो इसमें संयोजी ऊतक पाया जाता है। हमारा जो ब्लड होता है ना, रक्त, उसमें भी तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? आपसे पूछ जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस में होती है? तो जब आप कॉपर सल्फेट को जल में जब घुलाओगे ना, CuSO4 को आप H2O में जब घुला दोगे मेरे दोस्त, तो सबसे ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पैदा करेगा ये। तो इसका जो आंसर होएगा आपका C हो जाएगा। नहीं, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल भी दिया हुआ है जी, रुको, जब सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर 100 का आंसर ये हो जाएगा। देखो H2SO4 होता है ना, वो ज़्यादा एसिड करेगा ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल को आपको जल से घुलाओगे, यानी H2O से घुलाओगे, तो ये सबसे ज़्यादा देगा, क्योंकि उसमें पता है ना एसिड पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी वाला में भी, तो ये सबसे ज़्यादा आपको उसमें क्षेपी अभिक्रिया देगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ये सबसे ज़्यादा होगा, मैं ऑप्शन देखा नहीं हूँ, ठीक है, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का SI समान होता है? यानी SI मात्रक जो किसका समान होता है? तो उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 1 से ज़्यादा का आपका समान होता है, ठीक है। बाल का भार का आपको पता है SI मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए सब बेसिक क्वेश्चन है यार। मुंह का pH मान कितना होता है जिससे दांतों को टूटना शुरू हो जाता है? आप देखो मुंह का pH मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना आरंभ हो जाता है? तो ये आपको 5.5 से कम होता है, जिस कारण हमारा दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। ये अक्सर बच्चों में होता है, ठीक है, और फिर लास्ट में आपका बुढ़ापा में भी हो जाता है। बादलों के गर्जन, ठीक है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। कह रहा है बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो उसमें देखो गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विबीजी पत्री पौधा है? यानी उसमें दो बीज होगा, ठीक है। तो दो बीज किस में हो जाएगा आपको? तो ये शकरकंद का और बेल का जब देखोगे ना, तो उसमें 2 बिजरी पत्ता कहा जाता है। अब 2-4 को कलाकार होगा बड़ा हट, उसमें कहाँ पाया जाता है? कोई बीज नहीं होता। तो बायोलॉजी अच्छा से पढ़ो, ठीक है।
उसका कहने का मतलब कुछ और है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, शकरकंद और बेल हो जाएगा। आपको ये द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी कुछ ज़्यादा दिया हुआ है यार। मृत एवं सड़े गले पदार्थों पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, तो इसमें आपको किस में पाया जाएगा? ये आपको मृत सड़े गले पदार्थ ये सब कौन में पाया जाएगा? तो ये सब आपको म्यूकर में देखने को मिलेगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 106 हो गया। अब 107 देखते हैं, कहाँ गया भाई? हाँ 107 नंबर देखो क्वेश्चन। देखो गर्मी के दिन आया हुआ है, अभी तो बरसात आ गया है, लेकिन गर्मियों में ये कॉलरा बीमारी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, अब तो थोड़ा सा कम होता है, पुराने समय में ये बीमारी बड़ी ज़्यादा होता था। ठीक है, कॉलरा बीमारी किसके कारण के द्वारा होता है? तो कॉलरा जो होता है आपको ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो एनोड जो किरण होता है ना, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंत उत्पाद करता है? तो किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? ये ग्लूकोज के द्वारा उत्पादन किया जाता है। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखो इसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉप बोला जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत या श्याम रंग में देख पाते हैं? अच्छा करा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वस्तुओं को श्वेत और श्याम रंग में देख पाते हैं? तो ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है? तो ये आपको चमगादड़, उल्लू और काठचूहा में ये आपको देखने को मिलेगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन सबको पता होगा, इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। कारण निम्नलिखित में से किसमें पदार्थ की पांचवी अवस्था होता है? आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं। आप लोग बेसिक बुक में तो 3 अवस्था पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथा है ये प्लाज्मा और पांचवा जो है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये पांचों याद रखना। अभी तो छठवां भी हो गया, फ्रियोसोनिक है या फ्रियोजोनिक है, देख लेना। छठा अवस्था भी खोज हो गया है। तो आप लोग देखो तीसरा याद रखना, तीसरे ठोस, द्रव, गैस तो सबको पता ही होता है यार। चौथा याद रखना प्लाज्मा, पांचवा आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और छठवां से आपका फ्रियोजोनिक है या फ्रियोजोनिक है, कुछ स्टेप से है, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा। तो छठा भी खोज कर दिया गया है। देखिए ये वाला फिजिक्स थोड़ा सा कंसेप्ट, एक क्वेश्चन मिला है कंसेप्ट वाला फिजिक्स। कह रहा है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के किस प्रकार के समानुपाती होता है? तो देखो मेरे दोस्त पढ़े होंगे साउंड चैप्टर आप में कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? इसका आंसर डी हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती होता है। ये बड़ी ज़रूरी है आपके लिए जानना। इससे कल आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है कि अगर मेरे दोस्त आयाम को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रबलता कितना गुना हो जाएगा? तो उसका प्रबलता 4 गुना हो जाएगा। ये फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ना, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है वर्ग वाला। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नहीं होगा। आपका वर्ग के समानुपाती होता है ना, तो वर्ग तो ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखें। ये न्यूमेरिकल जरूर याद रखें। कई बार न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अगर आयाम 2 गुना कर दिया जाएगा तो प्रबलता 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा जी? इसमें ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, वैसे तो विटामिन सी सबको पता है खट्टों में पाया जाता है, लेकिन खट्टा वाला चीज़ तो यहाँ है नहीं। खजूर मीठे लगता है, आपका मूंगफली तो वैसा लगता नहीं है खट्टा उट्टा। तो इसके अनुसार आपका आंसर जो होगा आपको अमरूद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? देखो पानी में जो घुलनशील है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछता है पानी में घुलनशील। वैसे मैं बताता हूँ, पानी में जो घुलनशील है विटामिन बी और सी जो होता है ना, ये दोनों पानी में घुलनशील है। कई बार एग्जाम में पूछा है, लेकिन हम ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में
अघुलनशील है। अच्छा, अघुलनशील पूछ रहा है जी, लेकिन पानी में आपका जो घुलनशील होता है ना, विटामिन बी और सी होता है, ऐसे इसको याद रखना। तो अघुलनशील किस में हो जाएगा, तो ये चीनी में तो घुलिए जाएगा या दूधों में घुलिए जाएगा, ठीक है, नमक में भी तो घुलिए जाएगा, ठीक है, और अल्कोहल दरुओं में भी घुल जाता है, जो तुम लोग रात को जो चढ़ाते हो, ठीक है, अल्कोहल भी घुल जाता है, ठीक है, और पेट्रोल में भी घुल जाता है पेट्रोल। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो आंसर होगा जो ना आपका, ये आपका उपरोक्त में से एक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में पुनर्जन्म की शक्ति होती है। अच्छा, मतलब पुनर्जन्म होता है जी, ठीक है, अंग भी अपना पुनर्जन्म करता है। तो यकृत जो होता है ना, पैनक्रिया, जो पुनर्जन्म करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्रेन या बोन या हड्डी तोड़ बीमारी वाहक का नाम है। ये सब जो बीमारी होता है, बोन या हड्डी तोड़, ये सब बीमारी किसके कारण से होता है, तो इसके कारण एडिज मच्छर आपको काट लेगा ना, तो ये सब बीमारी आपको हो जाएगा, ठीक है। खास करके बरसात में मच्छर से बचा करो, बिहार में बड़ी ज़्यादा मच्छर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के लिए बहुत ही उत्तरदायित्व है। तो इसके लिए आपके शरीर में पता है ना, ये सब जो काम होता है त्वचा वगैरह में रंग होना, काला गोरा भूरा, ये सब किसके कारण होता है, तो ये सब मेलिन के कारण होता है। जो मेलानिन जो पाया जाता है ना, मेलानिन होना चाहिए, इसको मेलेनिन लिख दिया है, कोई बात नहीं। ये सब काला भूरा पीला नीला ब्लू, ये सब जो पाया जाता है ना हमारे आँखों में, बाल में, आँखों में, सब जो रंग के लिए, कौन सा रंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए शरीर में मेलानिन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रकार के पोषक का नाम बताए जिसमें जीव अपना पोषक मृत या विघटनशील पदार्थों के लिए विलयन के लिए उपयुक्त पाया जाता है, यानी रूप से वो पाया जाता है। करा उस प्रकार के पोषण का नाम बताया जिसमें से जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थ से विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसा किसमें पाया जाता है, तो आपको मृतजीवी पोषक में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त मैंने 30 से 35 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूँ, पूरे कंसेप्ट के साथ और फुल डिस्कशन के साथ। ऐसे ही पढ़ा करो आप लोग भी, तो आप एग्ज़ाम हॉल में आंसर गलती कम होगा, नहीं तो अलाय बलाय पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे मैं कोरिलेट करके आपको पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भी वैसे कंटेंट जमा कीजिए और कोरिलेट कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन आया तो उसके बारे में ही पूरा आपको एनालिसिस कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम स्कोर अच्छा हो सके। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया हूँ, इस बुक में जो है वॉल्यूम 2 में दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट में आपका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे को बस क्वेश्चन से मतलब होता है, क्योंकि मैं अपना खुद सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो आपके बुक में क्या सॉल्यूशन दिया गया है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो सॉल्यूशन करवाता हूँ वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।